एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जो आपकी ऑनलाइन पेपर जो हुआ था पिछली बार, पूरा दिसंबर से जनवरी तक चला था, उसका सीरीज़ जो है स्टार्ट हो गया है। प्लस मैंने डेट भी मेंशन किया हुआ है सो दैट आपको पता चले कि हाँ, आपने इस डेट का जो है वो कर लिया है। कल मैंने ईवीएस का जो है 1 जनवरी को जो पेपर हुआ था वो कराया है ऑनलाइन मोड में, और जो ओरिजिनल पेपर वहाँ पे आया था सेम वही पेपर जो है आपके सामने रहता है, और आज भी वही है। आज मैं कराऊंगी आपको सीडीपी का, जो कि 1 जनवरी 2022 का जो पेपर 1 में पूछा गया था। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, चाहे आप पेपर 1 दें पेपर 2 दें, दोनों की सीडीपी सेम होती है और आपको दोनों ही प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका पेपर 1 वाला पेपर 2 में नहीं आएगा, पेपर 2 जो है पेपर 1 में नहीं आएगा, दोनों कॉमन होता है। तो आप जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको एक काम करना है, ये जो 1 महीना का पेपर हुआ था सबसे पहले आपको वही कंप्लीट करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी बढ़ा हुआ था, पहले से जो है थोड़े से टफ थे, इस वजह से आपको करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप चाहते होंगे फर्स्ट टाइम पे क्लियर करना, तो आप इस सीरीज़ को जो है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है उसको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप जुड़ के मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे नोटिफिकेशंस बहुत आराम से मिल जाता है, आप वहाँ पे एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। जिन लोगों को भी टेलीग्राम में दिक्कत होती होगी तो वो डिजिटल जीके क्लासेस भी अगर सर्च करेंगे तो उन्हें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिएशन डेट में लिखा हुआ है 1 जनवरी 2022। 150 क्वेश्चन थे और टोटल मार्क्स भी 150 का ही होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो पूरे पेपर आपको करना है, 90 नंबर ही होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आपको अपना नंबर जो है गोल जो है ज़्यादा रखिएगा, 120 130, तभी जाकर जो है आप ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो देखिए 2 दिन सीडीपी की होती है, 2 दिन ईवीएस की। ईवीएस की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, सीडीपी की भी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है सीडीपी का भी ईवीएस का भी अलग अलग से, तो आप पूरा जो है सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते हो, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको आसानी होगी। तो ईमानदारी से सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक। देखिए इसमें जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऑनलाइन मोड में ही हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी प्रैक्टिस वैसे ही हो जैसा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं हिंदी को अलग कर दूँ और इंग्लिश को अलग कर दूँ तो वैसा तो पेपर वैसे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट जो है जो ओरिजिनल पेपर हुआ था उसी को उठा लिया है वहाँ से, सो दैट आपको बिल्कुल भी चेंजेस देखने को ना मिले। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे वैसे किया वहाँ पे आपको ना मिले तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको सेम वैसा ही पेपर कराना चाहिए। 30 क्वेश्चंस थे, सीडीपी में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको 30 के 30 अटेम्प्ट करना है। और अगर आपका सीडीपी में स्कोर अच्छा होता है तो आपका नंबर जो है इम्प्रूव हो जाता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए मैंने पहले ही बताया या तो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, और अगर आपने हिंदी चाहें तो आप उसको जब चाहें तब उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर कंप्यूटर पर ऑप्शन रहता है। देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 1, और हिंदी में भी दिया हुआ है। तो जहाँ जैसा ज़रूरत होता है मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। और थोड़ा जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये जो है उसमें ये हिंदी वाली जो टाइपिंग है वो थोड़ी सी जो है आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, बट आप कॉपरेट ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। अब इंग्लिश का भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डिवेलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि इसमें से कौन सा ऐसा नियम है जो ये सुझाव देता है कि जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, उसके जो विभिन्न अंग है, जो पार्ट हैं, वो विकास के मतलब डेवलपमेंट के जो विभिन्न चरण होते हैं, जो डिफरेंट स्टेज होते हैं, उसमें वो अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न दरों से विकसित होता है, एक दर से विकसित नहीं होता है। तो कौन सा नियम यह सुझाव देता है ये आपको बताना है। क्या विकास जो है एक आयामी होता है, या फिर विकास जो है एक दिशीय होता है, या फिर विकास जो है एक असतत प्रक्रिया है, या फिर जो डेवलपमेंट है उसकी दिशा जो है अधोगामी एवं शीर्षगामी है। अब जिसको अधोगामी शीर्षगामी नहीं पता है उन्हें मैं समझा देती हूँ। देखिए जो डेवलपमेंट है वो यूनिडायमेंशनल है, मतलब एक डायमेंशनल का मतलब एक आयामी है, केवल एक साइड में ही वो हमको उसका विकास होता है डेवलपमेंट का। या फिर ये यूनी डायरेक्शनल है, मतलब केवल एक दिशा में होता है। ये भी गलत है, क्योंकि ना तो विकास की जो डेवलपमेंट है वो हमारा एक डायरेक्शन में, तो कई डायरेक्शन में हो सकता है। ना ही वो एक डायमेंशनल है कि आपका केवल एक ही आयाम पे जो है आपका डेवलप होगा।
वो यहाँ पर अगर मल्टी होता तो सही हो सकता था, या फिर डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी नहीं होगा क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। मैंने पहले भी बताया है, जब तक आप इस दुनिया में रहते हैं, वुम्ब टू टॉम, माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक। या फिर 4 है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रॉक्सिमल वाला और सिफेलो वाला। देखिए मैं आपको इसका हिंदी में भी बता देती हूँ जिसे दिक्कत हो रही हो। सिफेलो का मतलब होता है कि सिर से पैर, और प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि सेंटर टू, मतलब केंद्र से बाहर की ओर, और सिफेलो का मतलब होता है कि सिर से पैर आपका विकास हो रहा है। मतलब कि सबसे पहले आपका जो जैसे कोई बच्चा है वो सबसे पहले अपने हेड पे, उस पर कंट्रोल पाता है, वो उसकी जो उंगलियां हैं वो सबसे पहले नहीं कर पाता है। मान लीजिए कि आपको पेन पकड़ना है, तो क्या आपने सबसे पहले लिखना ही सीख लिया था? आपने पहले उठना सीखा, फिर चलना सीखा, तो इसका मतलब वो धीरे धीरे ऊपर से लेके नीचे तक आता है। तो इसको बोलते हैं सिफेलो, मतलब सर से लेके नीचे तक। तो सबसे पहले जो बच्चा है वो अपने धड़ पे, मतलब अपने सर पे कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद से उसके शोल्डर पे, उसके हैंड पे, सबसे लास्ट में उंगलियों पे आता है। तो इसको बोलते हैं सिफेलो, मतलब शीर्षगामी। आप शीर्षगामी से ही सोच सकते हैं, शीर्ष का मतलब ऊपर से नीचे, और अधोगामी का मतलब कि पहले केंद्र से बाहर की ओर, मतलब पहले आप सेंटर में जो है वहाँ पे कंट्रोल करते हैं, उसके बाद से जो है बाहर, मतलब उंगलियां जो फिंगर्स है उससे आप पेन पकड़ते हैं, या फिर सब्जी काटना होता है, कोई भी चीज़ है तो उंगलियां जो है वो सबसे लास्ट में आता है। तो ये हो गया इसका मतलब। तो इसमें यही होगा, क्योंकि अगर आपने डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, या फिर मैं आपको अच्छे से एक बार ये एक्सप्लेन कर ही दूंगी, तो उसमें यही है कि जो डेवलपमेंट है वो सिर से पैर, मतलब अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, मतलब इसमें से आपको कथन बताना है। सबसे पहला है कि बच्चों का जो विकास है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, या फिर बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, या फिर बच्चों की सोच जो है सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, या फिर बच्चों का जो विकास है वो केवल आनुवंशिकता पर, मतलब जेनेटिक्स पर आधारित होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पहला होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो बच्चा है एक, उसका जो डेवलपमेंट है वो एक सामाजिक, मतलब सोशल एंड कल्चरल दोनों के परिप्रेक्ष्य में ही होता है। अब इसमें से हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि केवल समाज में होता है, या फिर कि केवल सांस्कृतिक में होता है। और अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वाइगोस्की ने दिया है। बचपन वह अवधि है जिसे आप बचपन को कोई 10 विभिन्न अवस्थाओं में नहीं बांट सकते, ये गलत है। बच्चों की सोच जो है सामाजिक अंतःक्रिया से बिल्कुल प्रभावित होती है। वो बाहर निकलता है, समाज में देखता है, सीखता है, तो क्यों ना पढ़ेगा ही, बट यहाँ पर नहीं लिखा है। या फिर जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट केवल जेनेटिक्स पे आधारित होता है, ये भी गलत है। पर्यावरण और जेनेटिक्स, अगर यहाँ पे पर्यावरण भी लिखा होता, एनवायरमेंट, तब जाकर ये सही होता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सीडीपी के 30 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखा कीजिए, और लास्ट में मुझे बताइए कि 30 में से आपके कितने आए हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन ओरिजिनल पेपर है जो कि 1 जनवरी का हुआ था। ऐसे ही मैं 1, 2, 3, 4 जितने भी हुए हैं पेपर सारे करा दूंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, या फिर परिपक्वता। अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड एडॉप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन, या फिर मैच्योरेशन। तो देखिए आप सबसे पहले जो आनुवंशिक विन्यास है, जो जेनेटिक है, वो पूर्व निर्धारित रूप से जो है, मतलब वो पहले से ही निर्धारित होती है, उस रूप से प्रकट होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? वो क्या एडॉप्टेशन है, या फिर अधिगम है, या फिर समाजीकरण है, या फिर 4 परिपक्वता है? तो वो क्या है? वो है परिपक्वता। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्योंकि देखिए अगर आप एडॉप्टेशन को सीखें तो एडॉप्टेशन तो आप बाद में एडॉप्ट करते हैं, जब आप बड़े होते हैं चीज़ों को देखते हैं तो उसको एडॉप्ट करते हैं। वो तो जेनेटिक्स से, मतलब कि जेनेटिक्स का मतलब कि पहले से ही निर्धारित होती है कि अगर आपके मम्मी पापा में जो है कुछ ऐसे गाने का कोई भी स्किल्स हो तो वो बच्चे में आ सकता है। तो ये तो पहले से निर्धारित होता नहीं है, मतलब फिर भी जो है पूर्व निर्धारित रूप से ये प्रकट हो सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि बाद में जो है बच्चा भी ऐसा कर सकता है। तो ये अनुकूलन तो होगा नहीं, अधिगम भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें
आनुवंशिक की बात हो रही है, अधिगम में तो कोई भी सीख सकता है, मतलब कोई भी जो है लर्नर अगर चाहे तो कुछ भी सीख सकता है। समाजीकरण भी नहीं होगा, परिपक्वता है इसका आंसर है। और ये आप याद रखिएगा कि परिपक्वता जो है आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। ये आपको याद रखना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन तो मैंने कल भी कराया था, तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी जिन लोगों ने स्टार्टिंग से क्लास किया है, कि जो समाजीकरण है और का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक, याद रखिएगा फैमिली जो है वो हमेशा समाजीकरण का प्राथमिक है और स्कूल जो है विद्यालय वो द्वितीयक कारक है। तो ये तो आपको यहीं पर आराम से मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो थोड़े ईजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए सीडीपी का मैं बता देती हूँ, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ये जरूर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, नहीं है तो बताइए, मैं उसको थ्योरी को जो है आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब देखिए क्वेश्चन 5 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। मतलब जो बच्चे हैं कोहलबर्ग के अनुसार, जो 7 से 8 साल के बच्चे हैं, वो नैतिक जो निर्णय लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है। पहला है कि वो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, या फिर सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, या फिर दंड और आज्ञा पालन। अगर आपने लॉरेंस कोहलबर्ग का जो है स्टेज पढ़ा होगा, तो उसमें जो नैतिक निर्णय लेने का जो आधार है 7 से 8 बच्चे का, उसमें जो है उसमें लिखा भी हुआ है क्लियरली, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट, मतलब आज्ञा का पालन करने के लिए जो है बच्चा कभी कभी जो है दंड की वजह से भी, कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसे दंड मिलेगा, इस वजह से भी वो आज्ञा का पालन करता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग कोहलबर्ग की थ्योरी जो है अच्छे से याद कर लीजिए कि नैतिक निर्णय जो है डिसीजन वो लेने का आधार क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट, दंड और आज्ञा पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब जीन पियाजे का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो है जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। देखिए इन्होंने क्रमबद्धता की बात की है, जिसे क्या बोलते हैं, सीरिएशन क्लासिफिकेशन की बात जो है जीन पियाजे करते हैं। सीरिएशन इन जीन पियाजेस थ्योरी रिफर्स टू, तो ये किस में करता है कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, या फिर दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, या फिर चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, या फिर स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानकीय मानचित्रण करने की क्षमता। अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी हो तो उसमें वो जो है सीरिएशन की बात करते हैं, बट वो किस पे करते हैं, वो किस पर आधारित होता है, किस संदर्भ में उसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं लंबाई पर। मतलब कोई वस्तु है और वो किसी एक आयाम जैसे कोई वस्तु है तो उसकी लंबाई कैसी है उसकी बात वो करते हैं, ना कि दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। पियाजे की थ्योरी जरूर पढ़िएगा, उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में है और इसे क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, इससे क्वेश्चन आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के जो गोले हैं उसको यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है। 5 वर्ष की एक नसीमा है और उसको ये लगता है कि जो चिकनी मिट्टी होगी, आपने देखा होगा कि उसके गोले बनाकर उसको दबा भी देते हैं, मतलब गोला उतना ही है और उसको बस दबा दिया है, दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दें तो चिकनी मिट्टी उसे लग रहा है बढ़ जाता है। जैसे बचपन में होता था कि अगर आप किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए का एक सिक्का दे दो या फिर आप उसको 1 रुपीज के 10 क्वाइन दे दो, तो वो उससे कौन सा ज्यादा लगेगा, आप बताइए। उसे 10 रुपए ज्यादा लगेगा कि 10 रुपए के जो सिक्के हैं 1-1 रुपए के वो ज्यादा लगेगा। वो ये बात कह रहे हैं। तो जीन पियाजे ने इस चीज़ को बताया है कि उसकी सोच को जो है किस रूप, इसके मतलब बच्चा जो ऐसा सोचता है तो इसके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, वो क्यों सोचता है। तो वो देखिए जीववाद है, या फिर केंद्रीयता है, या फिर परिकल्पित निगमनात्मक है, या फिर संक्रमण परिणाम निकालना है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे की जो सोच है वो सेंट्रेशन है, मतलब उसमें केंद्रीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 मैंने पहले भी बताया है कि इनके अनुसार वो बच्चा जो है केवल एक केंद्र में ही सोच सकता है। अभी उसका जो माइंड है उसमें डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हुआ है कि वो ये सोचे कि ये मिट्टी का जो गोला है, चाहे आप अगर इसको ऐसे बढ़ा दो या फिर इसको ऐसे कर दो, ये सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको सिक्के का एग्जाम्पल दिया, आप उसको 10 का दो या 1 का, बट उसे ऐसा लगेगा कि ये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे की जो सोच है उसमें केंद्रीयता है, सेंट्रलाइज्ड है, ना कि डिसेंट्रलाइज्ड। ये हो गया। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सेंट्रलाइज्ड केंद्रीयता। और आप ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आप हमेशा जो है केंद्रीयता पे ही जो है टिक कीजिएगा, देखिए सेंट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेव वाइगोस्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ। मैंने आपको बोला ना, चाहे आप कोई भी पेपर उठा लो उसमें कोहलबर्ग, पियाजे एंड वाइगोस्की, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपने केवल यही 3 थ्योरी पढ़ी है तो आप जो है 30 में से 30 जो है 110% मैं बोल रही हूँ आप क्लियर कर लेंगे, इतना नंबर आ भी जाएगा आपका। तो 8 क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोस्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ। हिंदी भी देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। अब ये तो आपको 1 सेकंड लगना चाहिए इसको करने में, क्योंकि लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो, उस थ्योरी का नाम ही है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इनका जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसका सिद्धांत भी किस पे आधारित होगा, सामाजिक संरचना पे। तो ये तो कॉमन सेंस वाली ही चीज़ है, तो इसमें भी आपको 1 सेकंड ही लगेगा, बट फिर भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक बार और बता देती हूँ। इनकी थ्योरी कौन सी है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और ये इसी पर आधारित है, सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से देखिए लेव वाइगोस्की का जो है क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। और ये मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है, जो एक और प्रीवियस ईयर कराई थी उसमें भी ये पूछा था। जो लेव वाइगोस्की उन्होंने बताया है कि जो बच्चे होते हैं, छोटा बच्चा, वो खिलौने से खेलता है, कुछ भी करता है तो वो खुद से बात करता है। तो वो जो खुद से बात करता है उसके लिए कौन सा वर्ड जो है इन्होंने प्रयोग किया है, तो वो है निजी संवाद। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इंग्लिश में भी देख लीजिए, उसको उन्होंने बोला है प्राइवेट स्पीच। तो याद रखिएगा, जब भी कोई बच्चा जो है अपने आप से बात करता है तो लेव वाइगोस्की ने उसे निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच बोला है। आपको ये ध्यान रखना है, और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जो है मिलेगा। बस लैंग्वेज जो है थोड़ा बहुत मोल्ड होगा। और एक चीज़ मैं आपको सच बता रही हूँ, जिन लोगों ने भी ऑनलाइन प्रैक्टिस जो हुआ है उसको अच्छे से कर लिया और प्रीवियस ईयर, तो आपके बस इतने में ही सीटेड जो है वो क्लियर हो जाएगा। केवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है, तो काफ़ी अच्छा मौका है, आप टीचर बन सकते हैं बहुत आराम से। तो और उसके बाद से फिर पता नहीं कब आएगा, लोकसभा का चुनाव है, इसलिए सीरियसली पढ़ाई कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा आप किसको कहेंगे, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जहाँ पर जो है पिन ड्रॉप साइलेंस हो, जहाँ पे पूरी शांति हो, या फिर जहाँ से शोर आपको सुनाई दे रही है, जहाँ पे बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, टीचर के साथ कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, उसे कहेंगे। पहले ये होता था कि पिन ड्रॉप साइलेंस को बहुत अच्छा माना जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। बच्चे जब खुद से डिस्कशन करेंगे, शोर करेंगे, टीचर भी उनसे पूछेगा, तो वहाँ पे जो है उनका जो टीचिंग है, चाहे वो जो भी चीज़ें सीख रहे हों ग्रुप डिस्कशन में, वो ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं। तो हमको हमेशा प्रोग्रेसिव क्लासरूम के ऊपर ही फोकस करना है। अब आप बताइए इसमें क्या, इसकी विशेषता क्या है, इसमें स्पेशल चीज़ क्या हो सकती है। पहला, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, मतलब आप बच्चों को केवल प्रैक्टिस जो है उस पर फोकस कराओ कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। दूसरा, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पहले भी मैंने बताया है, हमें बच्चों को अलग नहीं करना है कि रैंक 1 है तो चलो उसको अलग कर देते हैं, जो कुछ नहीं आ रहा उसको अलग कर देते हैं। तीसरा है सहयोगितापूर्ण अधिगम, मतलब कि अधिगम जो है वो सहयोगिता पूर्ण हो, या फिर पुरस्कार और दंड का प्रयोग, जहां पर आप उनको अवार्ड दें और पनिशमेंट भी दें। तो ये तो आप आराम से समझ गए होंगे कि एक प्रगतिशील क्लास वही है जहां पे कोलैबोरेशन टीचिंग हो रही हो। कोलैबोरेशन टीचिंग देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, इसका मतलब ये होता है कि एक दूसरे से सीख रहे हो। अब जिन लोगों को CDP जो है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, आप खुद बताइएगा, जब आप पूरा कर लेंगे प्रैक्टिस तो आपको खुद लगने लगेगा कि आपने तो बहुत अच्छा पढ़ लिया है, क्योंकि पैडागॉजी ही आता है जिसमें आपको बस अपना दिमाग लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब 11 देखिए, एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। एक बच्चा है, वो दूसरे की जो नीयत है, उसका जो उसका मतलब वो दूसरे लोग जो होते हैं उनकी नीयत को, उनकी इच्छाओं को वो समझ सकता है, या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिज़ायर्स ऑफ अदर, मतलब वो दूसरों के जो इंटेंशंस हैं, उनके डिज़ायर्स हैं, वो उसको समझ सकता है। तो ये बुद्धि जो है किस टाइप की बुद्धि है, किसको दर्शाती है, ये आपको बताना है। क्या ये स्थान की संबंध बुद्धि है, अंतरा व्यक्ति है, या अंतः व्यक्ति है, या फिर प्राकृतिक बुद्धि है। तो देखिए ये होता है, ये वाला क्वेश्चन मैं भी आपको अच्छे से समझा दूंगी। 11 का होगा 2, अंतरा व्यक्ति।
और यहाँ पर देखिए हिंदी में थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो सकती है तो आप इससे याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई भी चाहे आप हो, मैं हो या बच्चा हो, अगर कोई जो है दूसरे के इंटेंशन और डिजायर को समझ सकता है तो उसे बोलते हैं इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल का होता है कि आप खुद के बारे में सोच समझ सकें, तो उसे बोलते हैं इंट्रा। और जो दूसरे के बारे में सोच समझ सकता है उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यहाँ हिंदी में भी देख लीजिए, अंतरा व्यक्ति का मतलब आप दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझ सकते हैं, एंड अंतः व्यक्ति मतलब आप खुद का सोच समझ सकते हैं। तो ये दूसरों का होता है और ये होता है खुद का। तो ये डाउट खत्म हो जाना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है इंटरपर्सनल पे एंड इंट्रापर्सनल पे, तो ये कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहेगा। ये होता है दूसरों का और ये होता है खुद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये एक नया ऐड हो गया था उस टाइम पे और बहुत से लोग नहीं पढ़ के गए थे तो उनके नंबर भी कम आए हैं और इससे क्वेश्चन जो है एकदम पूछा जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? जो एनईपी है 2020 का, उसमें से कौन सा कथन जो है उसमें प्रस्तावित है वो आपको बताना है। सबसे पहला कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। मतलब कि अगर आपको आप जो है अपने मदर टंग में शिक्षित हैं, एजुकेटेड है, तो ये जो है आपकी उन्नति में बाधा है, ये तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। दूसरा, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब स्कूल है, वहाँ पे आप बच्चों को बोलो कि तुम इंग्लिश में जो है पढ़ो लिखो सीखो, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बच्चों को जो है उसके मदर टंग में जो है सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है। तीसरा, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है कि अगर कोई बच्चा है, कोई स्कूल है, कोई क्लास है, वहाँ पे बहुभाषी बच्चे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। मतलब ये अच्छी चीज़ है, कॉग्निटिव जो है प्रॉफिट है, लाभ है। 4 है कि द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। कि अगर कोई बच्चा जो है 2 भाषाएं बोल सकता है तो वो विद्यार्थियों में जो उलझन पैदा करेगा और वो उसको सीखने में जो है बाधा डालेगा। तो आप खुद बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तीनों के तीनों गलत हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, क्योंकि अगर जो है कहीं पे एक बच्चा है जो 2 लैंग्वेज बोल ले रहा है या किसी के क्लास में 2 से 3 भाषा का जो है प्रयोग हो रहा है तो वो अच्छी चीज़ है, उससे बच्चे जो है एक दूसरे से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जेंडर से भी क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपको याद रखना है कि जेंडर भूमिकाएं हैं, जेंडर रोल्स आर, क्या होती हैं ये? अधिग्रहित व्यवहार है, या फिर जन्मजात है, या फिर जैविक संरचनाएं हैं, या फिर आनुवंशिक निर्धारित है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, जेंडर रोल्स आर लर्नड बिहेवियर, इनमेट बिहेवियर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस एंड जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो ये क्या होता है? ये अधिग्रहित व्यवहार होता है। जो जेंडर भूमिकाएं हैं वो अधिग्रहित व्यवहार मतलब लर्नड बिहेवियर ये होता है, ना कि ये जो है बायोलॉजिकल है या फिर जेनेटिकली डिटरमाइंड है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और ये क्वेश्चन आपको याद ही रखना है, याद रखिएगा कि जेंडर भूमिकाएं क्या है? अधिग्रहित व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। देखिए, सतत एवं मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसमें आप जो है बच्चे का जो है सतत मतलब हमेशा जो है उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो कैसा सीख रहा है, कैसे जो है अपनी सारी चीज़ें कर रहा है। इसको बोलते हैं सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जो कि आप कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि आप उसे हमेशा जो है कंटिन्यूअस करते रहें, उसका हमेशा मूल्यांकन करते रहें। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि बच्चों को किस चीज़ में कठिनाई हो रही है। तो इसका प्राइमरी गोल बताना, इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है वो आपको बताना है। कि ये छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो है उसमें अगर बच्चे का आप देख रहे हैं तो आप उसमें तुलना नहीं कर सकते हैं और ना ही करना है, तो ये गलत है। दूसरा, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, हाँ ये सही लग रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम उनकी जो समझ है उसका जो है मूल्यांकन कर सकते हैं, पाठ्यक्रम का भी, और अगर कोई चीज़ उन्हें नहीं समझ में आ रही तो हम उनके अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, क्लासिफाई कभी नहीं करना है, ना ही कभी तुलना करना है।
या फिर 4, छात्रों को विषय में सफल और विफल घोषित करना, मतलब कि आप कोई सब्जेक्ट में आप उन्हें फेल पास कर दो, ये भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना, इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, क्योंकि सतत एवं समग्र मूल्यांकन से हम बच्चों की जो समझ है उसको आंकते हैं एंड उनके अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट में मॉडिफाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और ये जो है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि पहले ऑप्शन है फिर यहाँ से आपको देखना है, तो इसको मैंने आपको पहले भी बताया एलिमिनेट ही करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति, मतलब आप कहीं टीचर हैं और वहाँ पर आपको इवैल्यूएशन करना है, तो इसको आपको तय करना है। उससे पहले जो है अगर आप टीचर हैं तो आपको कौन सी बातों पर जो है विचार करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला देखिए कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, मतलब मेरे अलावा जो है ये रिजल्ट है इसका यूज कौन करेगा, तो ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपके अलावा इनका कौन करेगा, तो ये सब राइट है। दूसरा, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। अब विशिष्ट छात्र का मतलब व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अगर कहीं टीचर हैं तो आपको सारे बच्चे जो हैं उनका मेंटल लेवल सब कुछ एक जैसा नहीं होगा, वहाँ पे हर बच्चा जो है अलग होगा, तो इसको फाइंड करने का जो है बेस्ट वे कौन सा है ये भी होना चाहिए। दूसरा भी राइट है, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। एक टीचर हैं आप और आपको कोई चीज़ पढ़ानी है तो आपको अपने उस चीज़ पर भी जो है सोचना चाहिए, तो उसमें कौन सी चीज़ मदद करेगा ये भी होगा। एंड 4, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी, तो 4 गलत है, क्योंकि आपको हाईएस्ट नंबर के बारे में ना सोच के इन तीनों के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर किसी में हो पहला, दूसरा एंड, देखिए यहाँ पर हिंदी में ऑप्शन नहीं है पहला, दूसरा, तीसरा का, क्योंकि यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तीसरा है ही नहीं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो फिर मैंने इंग्लिश वाला जो ऑप्शन है उसे देखा, तो देखिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऑप्शन कितने अलग हैं, पहले में चौथा भी है बट इसमें नहीं है। तो इंग्लिश का जब भी आपको ऐसा कुछ भी डाउट हो तो एक बार उसको चेंज कर दीजिए लैंग्वेज को और इंग्लिश वाला देखिए, क्योंकि ऐसे जो है शिफ्ट में काफ़ी लंबा पेपर भी था, ऑनलाइन शिफ्ट 1 महीने चला था, तो गलतियां भी थी। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि हिंदी में नहीं था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर ये 4 जो है वो नहीं होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा इसको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा से जो है हमेशा क्वेश्चन आता है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि आप सभी बच्चों को एक साथ जो है कमजोर, तेज, जो भी आप सबको एक साथ एक क्लासरूम में बिठाएं, ये ना कि उनको अलग अलग करके पढ़ाएं। तो समावेशी शिक्षा से, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या अभिप्राय है। पहला कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होते हैं, जो EWS होते हैं, उनके का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाएगा। मैंने हमेशा बोला जहाँ पे भी केवल आए वो गलत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दिया जाए। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ पढ़ाना है। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, केवल लिख दिया है यहाँ पर, ये भी गलत है। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, मतलब ना आप उनकी योग्यता मत देखिए कि कौन सा बच्चा कितना ज़्यादा अच्छा है कितना बुरा है, आपको सबसे पहले उनको एक अच्छी शिक्षा देना है, गुणवत्तापूर्वक क्वालिटी एजुकेशन देना है, और यही इसमें राइट है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये भी देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं इस बार, देखिए जो ऑफलाइन हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन उतने नहीं थे, बट इस वाले में जो है ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से भी कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी। 17 का देखिए, अब इसमें जो है कथन ए, आपको पहला कथन पढ़ना है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। आप एक टीचर हो और आपको जो है अपना करिकुलम जो है पाठ्य सामग्री है उसको पढ़ाना है, तो उसके बहुत सारे तरीके अपनाने चाहिए। तो यस, क्योंकि आप हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके से सीखता है, अब आप एक ही तरीका अपना लीजिए और आप सोचे कि सब बच्चों को आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो ये सही है। एंड आर कारण में है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। मतलब एक टीचर है तो उनको जो है पढ़ाना है, तो जो भी विविध मतलब अलग अलग तरह की जो आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो ये भी सही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप कब जो है अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करना है, ये नहीं कि आप एक ही टीचिंग मेथड पकड़ लिए हैं उसी से सबको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखिए ए और आर जो है वो दोनों ही सही है, क्योंकि ए भी कथन सही है और आर भी सही है। तो देख लेते हैं कहाँ पर है ये, ए आर दोनों सही है, इसमें भी है इसमें भी है, बट इस पहले वाले में क्या लिखा है कि आर सही व्याख्या करता है ए की। हाँ, जो आर है
वो सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि आप अगर एक टीचर हैं तो आपको अपनी टीचिंग मेथड जो है बच्चों के अनुरूप जो है उसको अनुकूल बनाना चाहिए। और पढ़ाते समय एक शिक्षक को अपनी पाठ्य सामग्री को दर्शाने के बहुत सारे तरीके अपनाने चाहिए, जो कि पहले में दूसरे में लिख रहा है कि ये सही तो है बट आर सही व्याख्या नहीं है ए की। इस वजह से जो है पहला ऑप्शन जो है, और इसमें देखिए केवल तीसरे में लिखा है सही है लेकिन आर गलत है, ए आर दोनों गलत है, तो ये तो वैसे भी नहीं देखना है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आराम से कीजिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक बच्ची, देखिए क्वेश्चन नंबर ध्यान से, हाँ, एक बच्ची जो है वो लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। तो वो कौन सा जो लक्षण है जिससे कि वो जिसकी वजह से जो है वो ना अच्छे से लिख नहीं पाती, उसको बहुत दिक्कत होती है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणित से संबंधित है, अगर गणित में कोई प्रॉब्लम है। और डिसलेक्सिया मैंने बताया था पढ़ने लिखने में जो दिक्कत आती है उसको बोलते हैं। और ये जो डिसग्राफिया है उसे बोलते हैं लिखने में कठिनाई। हिंदी का मत देखिएगा, इंग्लिश का ही देखिए, ज़्यादा इजी होता है। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में दिक्कत है। डिसग्राफिया आप ग्राफ से याद रखिए, ग्राफ का मतलब क्या होता है, आप ग्राफ जैसे मैथ वो हम ग्राफ करते हैं तो आप बुक्स पे ही तो करते हो, ग्राफ बनाते हो, उसमें दिक्कत आ रही है। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में, और डिसग्राफिया का मतलब लिखने में। डिसकैलकुलिया का मतलब जो गणित से संबंधित है वो। और ये जो है ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें जो है आपका ध्यान नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं ये ADHD। तो अब आप बताइए, लिखने में अगर दिक्कत है तो उसे कौन सी दिक्कत है, लिख नहीं पा रही है, तो वो किस चीज़ से जो है वो ग्रसित है, तो वो होगी डिसग्राफिया, हिंदी में बोलते हैं आलेख वैकल्य। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप टीचर हो और आपकी क्लास में हर बच्चा जो एक दूसरे से अलग है, तो उनकी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे। पहला कि एक मानकीकृत पद्धति, मतलब एक स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स कर देंगे और आकलन के तरीकों का उपयोग करेंगे, वो होगा। या फिर शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, कि आपको जो है शिक्षा शास्त्र के जो है मल्टीपल वेज एंड जो इवैल्यूएशन है उसके भी बहुत साधन का उपयोग करेंगे, क्योंकि हर बच्चा अलग है तो सबके लिए एक जैसा हम कर नहीं सकते हैं। या फिर तीसरा जो है वो रटन आधारित अधिगम, यहाँ पे रटना आ गया, और रटना, याद करना, ये सारी चीज़ें जो कभी भी आपको कहीं भी दिखे तो उसको आप पहले ही गलत कर दीजिएगा, वो हो ही नहीं सकता है। 4 देखिए, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर, मतलब याद करने पे बल देना, तो ये भी नहीं हो सकता है कि आप उसको याद करने पे, रटने पे जो है बल दें। या फिर जो ऑप्शन नंबर 1 है मानकीकृत, मतलब एक जो है स्टैंडर्डाइज कर दें, एक फिक्स कर दें, वो भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, उनके लिए जो उपागम है और मूल्यांकन है उसके विविध साधन हो, क्योंकि हर बच्चा जो है एक दूसरे से अलग है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 का है, जो चीज़ें आपको ना समझ में आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में उसका रिवाइज करते रहिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। सृजनात्मकता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब आपको पता ही होगा, क्रिएटिव का मतलब वो बहुत सी चीज़ें बना सके, वो मतलब ऐसे बच्चे नहीं कि केवल वो एक चीज़ उनका मन नहीं हो रहा है बस ऐसे ऐसे चुपचाप बैठे, आप उनको कोई भी चीज़ दे दो वो उसमें कुछ ना कुछ जो है क्रिएटिविटी उसमें कर ही लेंगे। तो इसमें से कौन सा जो है लक्षण है वो अनिवार्य है, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपने देखा हो तो। ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं, उनकी जो सोच होती है वो होती है डाइवर्जेंट, जो मल्टीपल वेज में सोच सके उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट अपसारी चिंतन। और अब अभिसारी मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंट होता है, जो केवल एक तरीके से ही सोच सकें। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। जो भी क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं उन्होंने में उन लोगों में उनकी जो थॉट्स होती है वो डाइवर्जेंट होती है, मल्टीपल वे में वो सोचते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, देखिए फिर से इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा था, इस वजह से जो है पेपर काफ़ी लेंदी लग रहा था। अब ये है क्वेश्चन नंबर 21, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो ज्ञान है उसकी संरचना और उसका मीनिंग जो है किस प्रकार निकालते हैं। पहला सक्रिय अन्वेषण द्वारा, मतलब खोज के द्वारा, एक्टिव रहते हैं। दूसरा खेल के द्वारा, तो पहला तो होगा ही क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं, वो कुछ ना कुछ उसमें खोजते रहते हैं।
शांत नहीं बैठे रहते, वो क्यूरियस होते हैं हर चीज़ जानने के लिए। तीसरा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा या फिर सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। अब ये देखिए इसमें कौन कौन सा होगा, तो देखिए पहला तो होगा ही, इसमें देख लीजिए पहला सक्रिय अन्वेषण द्वारा। अब किसमें किसमें पहला ये देख लेते हैं, एलिमिनेट करने के लिए सब में ही पहला है। अब उसके बाद से देखते हैं खेल के द्वारा, तो खेल के साथ भी करते हैं प्ले, क्योंकि वो अगर वो खेलते हैं तो उससे ज़्यादा जो है, और हर बच्चे को खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बस उनको घर में ही बिठा के रखेंगे तो उससे ज़्यादा उनका विकास नहीं होता है, मेंटली वो उतना जो है प्रीफर भी नहीं कर पाएंगे कोई चीज़ बहुत जल्दी। तो सक्रिय अन्वेषण भी द्वारा, खेल के भी द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भी सीखेंगे। सहपाठी मतलब अपने जो अपनी एज के जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उन सभी के साथ जो है अगर वो सहभागी मतलब खेलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको देखते हैं, तो भी वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन ही राइट लग रहा है, तो देखते हैं हाँ ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें चारों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूहों में बांटकर याद कराना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति जो है वो क्या कहलाती है। मतलब कोई जो टीचर है वो बच्चों को जो है बोल रही है कि फ़ोन नंबर रट लो, फ़ोन नंबर के जो 10 अंक हैं तो उसमें से 3 से 4 अंकों के समूह में उनको बांट कर वो उनको याद करना सुझाती है। तो अध्यापिका द्वारा जो ये रणनीति है वो क्या कहलाती है। तो एक बार इसका देखिए, पहला है खंडीकरण, कूट लेखन या स्वागीकरण या फिर अनुकूलन। इंग्लिश देख लेते हैं, चंकिंग है या फिर एनकोडिंग है या फिर एसिमिलेशन है या फिर एडॉप्टेशन है। तो देखिए ना तो ये एसिमिलेशन है और ना ही ये एडॉप्टेशन है कि आप उसे याद एडॉप्ट कर रहे हो, ये क्या है चंकिंग। जब भी ऐसा कुछ हो उसको बोलते हैं खंडीकरण, जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं चंकिंग, क्योंकि वो उनको जो है ग्रुप में डिवाइड करके, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 3 से 4 अंकों के समूहों में बांट दी है। 10 नंबर का अंक है तो उसको 3 से 4 अंक समूह में बांट दीजिए, ताकि क्योंकि एक बच्चों को आप 10 नंबर बोलोगे याद करने के लिए तो वो याद नहीं कर सकता है, तो उसने उसको बांट दिया है। उसका मतलब वो क्या कर दिया, उसने खंडीकरण कर दिया है। खंडीकरण का मतलब उसको डिवाइड कर दिया, जिसे बोलते हैं चंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक जो है बल देना चाहिए। पहला, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। दूसरा है विषय वस्तु को रटना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण या फिर उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो देखिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं, एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स। यही आंसर जो है वो बेस्ट होगा, क्योंकि डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट नॉलेज जो है बच्चा कैसे सीख सकता है, अगर उसका इंटरेक्शन होगा। वो एक दूसरे जो स्कूल में जाएगा, फिर वहाँ से अगर आप वो प्लेग्राउंड में जाता है तो आप सोचिए उसका इंटरेक्शन कितना ज़्यादा होगा। वो अपने आसपास चारों तरफ से बहुत सी चीज़ें, बहुत से स्किल्स जो हैं उसे वो एक्वायर कर सकता है। जो रोट मेमोराइज हैं, ऑप्शन नंबर 2 ये नहीं होगा। पैसिव मतलब यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, ये तो उसमें बोल दिया कि बच्चा जो है वो निष्क्रिय है। एंड कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर थ्रो, कंडीशनिंग भी हमें नहीं करानी है। हमें बच्चे को जो है हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि बच्चा जो है अपने आसपास जो है माहौल है, जो परिवेश है, वहाँ से जो कौशल है और ज्ञान का अर्जन कर सके। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है टिपिकल है लैंग्वेज इसकी। अगर आप इंग्लिश में भी मैं आपको बताऊं तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स। मतलब आपको सोशली देखना है, सामाजिक जो अप्रोच है वो इसमें से कौन सा है जो कि छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है। सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार बताना है। पहला है कि सलमा विद्यार्थियों को जो है नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड अगर आपने देखा होगा तो वो जो क्लास में एक जो है चार्ट बना होता है, उस पर एक सिंबल है, फिर उसका नीचे नाम लिखा होता है, उसे बोलते हैं, उसका उपयोग करती है और उनको सही उत्तर के लिए उन्हें टॉफी देती है। तो इससे तो सामाजिक संरचनात्मक तो होगा नहीं जो कि सुसाध्य करे। दूसरा देखिए, परामति जो है विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है, मतलब मल्टीपल टाइप्स के देती है, और जो भी विद्यार्थी उसमें से कोई भी एक बुक उठाकर पढ़ते होंगे, कोई भी विशिष्ट पुस्तक पढ़ लें तो फिर उनसे उस पर वो डिस्कशन करने के लिए कहती है।
तो ये तो होगा ही, क्योंकि अगर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमको सामाजिक संरचनात्मक देखना है। तीसरा, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भित संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। नए शब्द आ गए, उसको समझना है उसको, तो उससे जो है संबंधित जो भी संकेत हो, जो सिंबल हो, उसके यूजेस पे बल देती है। या फिर 4, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी में परीक्षा में गलत कर रहे हैं। इससे तो कुछ भी सामाजिक संरचनात्मक होगा नहीं कि कोई बच्चा एक ही चीज़ को 5 बार लिख रहा है। तो दूसरा एंड तीसरा ये जो है, ये दोनों सही है सामाजिक संरचनात्मक उपागम से। तो देखिए दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 इज, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाधित कर सकते हैं। आप टीचर हो और अपने जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उसमें आप समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है उसको आप किस प्रकार उनके अंदर जो है वो, ताकि वो भी बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों को आराम से कर सके। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले कि उनके अंदर आप, पहला ऑप्शन, डर की भावना पैदा करें, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या फिर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या फिर निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। रटने वाला होगा नहीं, ना ही डर पैदा करके। अब बहुत से लोग इसी में कन्फ्यूज़न होंगे कि बहुत सारे तरीकों पे या फिर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देखिए आपको हमेशा जो है समरूपों के ही इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। समरूप मतलब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उसी से सिमिलर आप उसको दूसरा भी प्रॉब्लम दीजिए, थोड़ा बहुत इसमें चेंज कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चा खुद से सारी चीज़ें कर सकता है। तो हमेशा हमको समरूप को जो है उसको अप्रिसिएट करना है, जिसे बोलते हैं एनालिसिस। मैंने पहले भी आपको बताया है, एनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। एनालॉजी वाला भी अगर कहीं ऑप्शन में अगर एनालॉजी है, जो इंग्लिश वाले उनके लिए बता रही हूँ, तो वो भी ऑप्शन राइट है। उसी को बोलते हैं समरूप। तो समरूप के इस्तेमाल को आपको बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि बच्चा खुद से कर सके। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। सार्थक अधिगम वही होता है जिससे बच्चा जो है कुछ सीख सके। तो कौन सा होगा? पहला, कक्षा में संदर्भ रहित मतलब बिना मतलब के अधिगम को बढ़ावा दे, जिसका कोई संदर्भ ना हो, तो ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा कि एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें। एक प्रॉब्लम है, आप बच्चों को बताओ और उनको बोलो कि आप इस पे बहुत अलग अलग तरीके आप सोचिए, फिर आप मुझे उसके थॉट्स जो हैं आप अपने वो दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यस, और यही ऑप्शन जो है राइट है, ना कि रट्टा मार के, और ना ही उनको कोई भी चीज़ जो है श्यामपट्ट पर लिख कर उसकी नकल करवानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। अलग अलग तरीकों से सोचने के लिए उनको मोटिवेट भी करना चाहिए, और वो जो है उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए वीडियो अगर लंबा हो जाए तो आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा, 30 से 35 मिनट ही जाते हैं आप, लेकिन पूरा देखिए, मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी क्लासेस, आप ऐसी क्लास चाहते हैं या नहीं, तभी मैं आगे कंटिन्यू भी से रखूँगी। क्वेश्चन नंबर 27। और एक चीज़ सही बता रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, ना ही शेयर करते हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर मतलब इंटरनल उस पर आरोपित करते हैं तो उनमें कौन सी भावना जो है वो उत्पन्न होगी। सबसे पहले देखिए ऑप्शन, शर्म, गुस्सा, गर्व या फिर उत्कंठता। अगर इंग्लिश में आपको इसको मैं बताऊं तो देखिए, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ व्हेन दे एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क। जब भी कोई बच्चा जो है इंटरनली की जब भी कोई बात आती है तो उसमें ना तो कोई सेम होता है, ना ही कोई गुस्सा होता है, ना ही कोई एंजाइटी होती है। तो 27 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, प्राइड। और ये चीज़ क्यों मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट कि अगर कोई विद्यार्थी है और अपनी कार्य की सफलता है, वो सफल हो गया है, उसको अगर आंतरिक कारणों पर मतलब वो खुद से अगर वो करना चाहे तो वो तो उसकी वो तो गर्व की बात है, तो उसमें गर्व की भावना उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। आप प्राइमरी जो स्टेज है, प्राइमरी जो क्लासेस होते हैं, वहाँ पर अगर आपको शिक्षा करना है तो आपको उस पर बहुसंवेदनीय उपागम जो है उसको वो यूज़ जो है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, या फिर यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। ये तो गलत है कि वो कुछ बच्चे को जो है मौका ही नहीं देगा।
क्योंकि आप इस पे क्या कर रहे हो, बहुसंवेदनीय का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, मल्टी सेंसरी। देखिए यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में मल्टी सेंसरी अप्रोच, जिसमें बच्चे का जो है एक नहीं दो नहीं सारे सेंसेस जो है वो काम में आए। देखिए आप अगर बच्चे के जो है आप कुछ ऐसा सिखाते हैं जिसमें बच्चे जो है सारे अपने सेंसेस से सीख रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। तो पहला जो है वो प्रभावशाली बनाता है, ये तो सही लग रहा है, बट दूसरा बोल रहा है कि इसमें आप उसको वर्जित करने से वर्जित कर देते हो, या कुछ बच्चों को जो है शिक्षा से कुछ बच्चे जो है वो उससे वर्जित हो जाते हैं, ये गलत है। या अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टीचर की समय बचाए। या फिर 4, या बच्चों में आज्ञा का मतलब वो बच्चा जो है वो टीचर की हर बात माने, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। अब देखिए 29 है कि बच्चे जो हैं अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो चिल्ड्रन ऑफन फॉर्म अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट वेरियस कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत टाइप्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें जो है बच्चे उसका मिसकंसेप्शन भी आ जाता है बच्चों में, एंड अल्टरनेटिव जो है कॉन्सेप्शन वो भी आ जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। कुछ वो कुछ भ्रांतियां भी वो गठित कर लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ है उसके बारे में उनके अंदर गलत धारणा भी आ जाती है, कुछ उसके जो है वैकल्पिक संकल्पना भी आ जाती है, तो उसी में बताना है कौन सा गलत है। पहला है, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से मतलब एकदम स्ट्रिक्ट बन के आपको हतोत्साहित करना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बच्चे को जो है कभी भी चाहे कुछ भी हो, हमें उनको डिस्करेज्ड नहीं करना है, हम कि वो बच्चा जो है शर्मिंदगी महसूस करे, ये नहीं करना है। ऑप्शन 1 जो है वो नहीं होगा। दूसरा देखिए, अच्छा नहीं, देखिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये नहीं वाला बोल रहा है तो इसमें जो गलत होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन 1 जो है वही राइट होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि आप सख्त रूप से क्या करो, उन्हें हतोत्साहित करो, तो यही गलत है। और जो कि नहीं वाला पूछा इसलिए ये सही होगा। ऐसी ही मिस्टेक्स, जैसा कि मैंने अभी पढ़ने पे उतना ध्यान नहीं दिया, ऐसी गलतियां आपसे एग्जाम में हो सकती है, तो आप इस गलती से, मेरी ही इस गलती से सीखिए कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। और बाकी देखिए ये जो तीनों हैं वो तो सही है, क्योंकि आप उनको बच्चों में अगर ऐसा मिसकंसेप्शन आ रहा है तो ये तो नेचुरल है, ये राइट है। दूसरा है कि एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन पे जो है जो भ्रांति है इस पर गौर करना चाहिए, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये भी करना चाहिए, हमें बच्चे के मिसकंसेप्शंस को दूर करना चाहिए। एंड चौथा है कि जो भी ऐसी भ्रांतियाँ आ जाती हैं वो निर्धारण नहीं होती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती है, ये भी सही है। बस ऑप्शन 1 इज यही राइट होगा, क्योंकि ये गलत है और गलत वाला ही पूछा है। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एंड आई होप आपको ये जो सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑनलाइन वाले वो आपको पसंद आ रहे होंगे, और आप ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, देखिए आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए जो है अभिप्रेरित किया जा सकता है? मतलब ऐसा कौन सा व्यू ऑफ लर्निंग है जो एक्सप्लेन्स दैट टेंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, जो कि बच्चे को मोटिवेट करे। ऐसा कौन सा रिवॉर्ड है जिससे बच्चे जो है मोटिवेट हो सीखने के लिए, ये आपको बताना है। तो इसमें है मानवतावादी, या फिर व्यवहारात्मक है, या फिर संज्ञानात्मक है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक है। तो ऑप्शन देखिए, ह्यूमनिस्टिक है, बिहेवियरल है, या फिर कॉग्निटिव है, या फिर सोशियो कल्चरल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ये क्या है? बिहेवियरल है, मतलब व्यवहारात्मक है। तो इसमें से यही अधिगम ऐसा है जिससे जो ये कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए जो है अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो ये था आज की क्लास। कल फिर से मैं CDP का 1 जनवरी का मैंने करा लिया है, अब इसके आगे जो दूसरे डेट के हैं उस शिफ्ट का मैं कराऊंगी। डेट मेंशन है, पूरा क्लास देखा कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको इससे सच में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड टेलीग्राम चैनल में जरूर जो है ज्वाइन हो जाइए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।